ये खबर सुन अमन का चेहरा स्याह हो गया। सकपकाकर उसने नजरें झुका ली। योगेश जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? न नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा कर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 20 तारीख को वहीं मिलूंगा, धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई और रवाना हो गए। अमन कुछ क्षण पुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल अमन ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख काजल घबरा उठी। पानी का गिलास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? काजल। अमन का गला सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वो लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? योगेश जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अचानक बाजार में मिल गए। मगर? काजल अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने अर्जुन भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर अर्जुन को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं योगेश जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। योगेश जी के बेटे की शादी 10 दिनों पहले हुई थी, इसलिए दाह संस्कार व उठाने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। सुमेरपुर फोन लगाया? किसको लगाता, वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? हाँ। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछें? हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर। ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर अर्जुन ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और अमन के फ़ोन रखने के बाद अर्जुन ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर श्वेता ने अर्जुन की बहन माला को फ़ोन लगाया और उधर से फ़ोन उठाने पर श्वेता ने पूछा, हेलो, लक्ष्य हैं? मैं उसकी सहेली इमली यहाँ आई थी, सोचा मिल। क्या? कब? ओह, अच्छा। और फ़ोन रख दिया। अर्जुन सिर पकड़ कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो उफ, कितनी छीछा लेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अर्जुन की गर्दन झुक सी गई। अमन को फ़ोन से सूचित कर वो जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 10 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर इसी उधेड़ बुन में रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही श्वेता ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब ना पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से श्वेता का स्वर विषैला हो गया। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतराता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों सुमेरपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर अर्जुन ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे दो होठों को कसकर खींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर श्वेता रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों का ये करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा अर्जुन ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फ़ोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अर्जुन को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। सक पकाते हुए सिट पिटाकर हकलाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया?
मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते और जीते जी। बात काटते हुए पिताजी का गला रुंध गया। अर्जुन कुछ कह न सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अर्जुन की स्थिति का आनंद लेने लगे। अर्जुन के लिए वहां बैठना असहाय हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय अमन काजल का रिक्शा रुका। काजल रोती हुई अंदर चली गई। अमन पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और गला गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता, किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटकता है? अमन सकपका गया। वो समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुख देखता रह गया वो। पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अमन के लिए वहां बैठना असहाय हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। अमन के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। माला दीदी से मिलने का बहाना कर वो उठा और पीछे पीछे अर्जुन भी चल दिया। अंदर माला तीनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। माला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। श्वेता काजल एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त अमन ने सोचा माला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपट फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माला ने एक पल के लिए उचटती नजर उन पर डाली और फिर अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी माला का अनुसरण किया। अर्जुन अमन कट कर रह गए। चुपचाप श्वेता काजल के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले माला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पहले ही माला व छोटी बुआ वहां पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वो अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई। वो नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की उखड़ी सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय का पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करके गीता का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। ये आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रहीं। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों को स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। इस तरह पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वो जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा।
वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो दो बेटे बहू पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता, यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा दो दो बेटों के होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उधेली क्षण में उन्होंने वो कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा गमले से दो पुष्प तोड़कर उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थीं। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाजे खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों को और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ, उहापोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वो मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढाढ़स बंधाने लगे। 2 घंटे बाद माला अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा दो दो बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रुंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वैसे? अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है? कौन फूंक रहा है? पिताजी ने 2 टूक शब्दों से इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। अर्जुन एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका मन अशांत था। पिताजी के एक निर्णय ने उसके व अमन के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस नहीं हुए तो अर्जुन और अमन व उनकी ससुराल में। शर्म से अर्जुन की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वो सबका सामना? रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अर्जुन रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने के कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए अर्जुन व अमन ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग करने से? इस साफ गोई पर अर्जुन और अमन कटकर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद अर्जुन धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बना घर के बाहर निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहां के एसटीडी बूथ से अपनी और अमन के ससुराल में फोन लगाया। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिड़ाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगले ही सुबह श्वेता और काजल के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफी मांगी, अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही? हमें खबर क्यों नहीं की? ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहकर बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े संधि में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था।
अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थीं। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रुधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप ये तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुशी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे कांप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कभी नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और 12वें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, ये मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के कहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद ये सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही श्वेता व काजल शर्म से गड़ गईं। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालिमा कालिख बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी।